नमस्कार दोस्तों। आज हम टी.एस. एलियट की एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स कविता को आसान भाषा में समझेंगे। कविता का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। चलिए इसके हर एक लफ्ज की गहराई में उतरते हैं। तो कविता की शुरुआत ही एक इटालियन कोट से होती है जो दांते के इन्फर्नो से ली गई है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मुझे पता होता कि मेरी बात किसी जिंदा इंसान तक पहुंचेगी तो मैं चुप रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ नरक से कोई लौट कर नहीं जाता, मैं बिना बदनामी के डर के तुम्हें सब सच बताता हूँ। ये लाइन आगे आने वाली पूरी कविता का सुर तय कर देती है। ये प्रूफरॉक के मन की आवाज़ है, एक ऐसी कन्फेशन जो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे असल में सुनेगा ही नहीं। इस कविता को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस दौर में जाना होगा जिसमें ये लिखी गई। तो इस सेक्शन में हम कवि टी.एस. एलियट, उस समय के मॉडर्निस्ट मूवमेंट और इस कविता के खास ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म के बारे में बात करेंगे। टी.एस. एलियट मॉडर्निस्ट मूवमेंट के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उनकी कविताएं आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की दुनिया का आईना है। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों का विश्वास टूट चुका था। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी, अकेलापन और निराशा थी। एलियट बस इन्हीं एहसासों को अपने लफ्जों में पिरोते थे। ये कविता एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हम सीधे एक कैरेक्टर प्रूफरॉक के मन के अंदर झांक रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं। ये उसकी स्पीच है, वो खुद से ही बातें कर रहा है और इस दौरान अनजाने में ही वो अपने कैरेक्टर के सारे राज खोल देता है। और कविता शुरू होती है इस अजीब से न्योते के साथ, चलो चलते हैं तुम और मैं। सोचने वाली बात यह है कि ये तुम और मैं आखिर हैं कौन? हो सकता है प्रूफरॉक अपने ही मन के दो हिस्सों से बात कर रहा हो, एक जो आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा जो डरता है। और फिर ये कमाल का सिमली देखिए, शाम आसमान पर ऐसी फैली है जैसे एक मरीज ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ा हो। ये इमेज शुरू में ही एक ठहराव, एक पैरालिसिस, एक बेचैनी का माहौल बना देती है। अब चलिए प्रूफरॉक के साथ उस शहर की गलियों में चलते हैं जो असल में उसके खुद के मन का ही एक रिफ्लेक्शन है। यहाँ बाहरी दुनिया उसके अंदर की बेचैनी और चिंता का ही आईना बन जाती है। यहाँ ये पीला कोहरा और धुआं पूरे शहर में फैला हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे प्रूफरॉक के मन में डर और आलस बसा हुआ है। ये कोहरा खिड़कियों से अपनी पीठ रगड़ रहा है, नालियों में जम गया है। ये एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां घुटन का एहसास होता है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। इस पूरे हिस्से में एलियट एक एक्सटेंडेड मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो कोहरे की तुलना एक आलसी बिल्ली से करते हैं। आप इमेजिन कीजिए जैसे एक सुस्त बिल्ली आहिस्ता से चुपके से आती है, घर के चक्कर लगाती है और कहीं कोने में सो जाती है। बिल्कुल वैसे ही ये कोहरा प्रूफरॉक की हर हिम्मत को, एक्शन लेने की हर इच्छा को सुला देता है। तो अब हम कविता के बिल्कुल दिल में उतर गए हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम प्रूफरॉक की सबसे बड़ी समस्या को देखते हैं, फैसला न ले पाना, उसका सोशल डर, उसकी कश्मकश और उसकी निष्क्रियता। यही उसकी असली लव सॉन्ग है, एक ऐसा गीत जो वो गाना तो चाहता था लेकिन कभी गा ही नहीं पाया। प्रूफरॉक देखिए बार बार खुद को दिलासा देता है कि अभी बहुत समय है, समय है, समय है। ये लाइन रिपीट करके वो हर चीज़ को टाल रहा है। वो कहता है लोगों से मिलने के लिए एक चेहरा तैयार करने का भी समय है, मतलब एक मुखौटा पहनने का समय, जिससे पता चलता है कि वो समाज के सामने कितना बनावटी है। और फिर आती है ये दिल तोड़ देने वाली लाइन, मैंने अपनी जिंदगी कॉफ़ी के चम्मचों से नापी है। इस एक लाइन में उसकी पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसी जिंदगी जो रोज़मर्रा के छोटे छोटे बेमतलब के कामों में ही निकल गई। एक नापातोला जीवन जिसमें ना कोई बड़ा जज्बा था, ना कोई मकसद। ये सवाल, क्या मैं हिम्मत करूं, उसके मन में बार बार तूफान की तरह उठता है। ये उसकी हिम्मत की कमी और आगे बढ़ने के डर को साफ साफ दिखाता है। वो एक छोटा सा कदम उठाने से भी डरता है, उस एक जरूरी सवाल को पूछने से डरता है, शायद किसी से अपने प्यार का इजहार करने से, या शायद जिंदगी का कोई बड़ा मतलब पूछने से। तो आखिर वो इतना डरता क्यों है? उसका डर इस बात से जुड़ा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, खासकर उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। उसे लगता है लोग उस पर हंसेंगे, कमेंट करेंगे, देखो उसके सर के बीच में बाल उड़ रहे हैं, या उसके हाथ पैर कितने पतले हैं। ये उसकी गहरी सोशल एंजाइटी और हीन भावना को दिखाता है। देखिए उसकी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि एक छोटा सा सोशल कदम उठाना भी उसके लिए पूरे ब्रह्मांड में हुलचल मचाने जैसा है। ये एक हाइपरबोले यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना है। इससे उसकी मानसिक स्थिति की गहराई का पता चलता है। उसके लिए एक आम सी बात करना भी पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने के बराबर है। यहाँ प्रूफरॉक अपनी तुलना शेक्सपियर के महानायक प्रिंस हैमलेट से करता है।
हाँ, हैमलेट भी फैसला लेने में संघर्ष करता था, लेकिन वो एक ट्रैजिक हीरो था। प्रूफ फ्रॉग को एहसास होता है कि वो हीरो तो बहुत दूर की बात है, शायद कहानी का मेन कैरेक्टर भी नहीं है। वो तो बस एक अटेंडेंट लॉर्ड है, एक साइड कैरेक्टर जो भीड़ में खड़ा रहता है। वो खुद को कभी कभी तो लगभग एक मस्खरा भी कहता है, जो दिखाता है कि वो खुद को कितनी नीच नज़रों से देखता है। कविता के अंत तक आते आते प्रोफ्रॉक हकीकत की इस कठोर दुनिया से हार मान लेता है। अब वो अपनी कल्पना की दुनिया में शरण लेता है, क्योंकि असलियत का सामना करना उसके लिए अब नामुमकिन हो चुका है। वो जलपरियों यानी मरमेड्स के गीत सुनने की कल्पना करता है, जो रोमांस, खूबसूरती और जादू का प्रतीक हैं। लेकिन उसकी निराशा इतनी गहरी है कि वो अगले ही पल ये भी मान लेता है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गाएंगी। उसे लगता है कि वो इस खूबसूरत काल्पनिक दुनिया के भी लायक नहीं है, कि प्यार और जादू उसके लिए बने ही नहीं है। और फिर आती है ये आखिरी सबसे पावरफुल लाइन। प्रूफ फ्रॉग यहाँ हम शब्द का इस्तेमाल करता है जैसे वो हम सबको अपने इस अनुभव में शामिल कर रहा हो। जब तक इंसानी आवाज़ें हमें जगा ना दें और हम डूब ना जाएं। मतलब जैसे ही असली दुनिया की इंसानी आवाज़ें उसे इस सपने से जगाएंगी, वो हकीकत के समंदर में डूब जाएगा। यहाँ डूबना उसकी हार, उसकी आत्मिक मौत और हकीकत की ब्रूटल सच्चाई का प्रतीक। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीखते हैं? ये हमें आधुनिक जीवन के अलगाव, कुछ ना कर पाने से पैदा हुए पछतावे, एक सोशली एंग्शियस इंसान के मन के अंदर चल रहे तूफान और कल्पना की दुनिया में भागने की मजबूरी को समझाती है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जीने से इतना डरता था कि उसने कभी ठीक से जिया ही नहीं। और शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रूफ फ्रॉग छिपा हुआ है। अगर आपको लिटरेरी वर्क्स का ऐसा ही गहरा एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।